नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव का बड़ा कदम और इस नेता के लिए करेंगे अपनी सीट का त्याग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बड़ी बैठक, फिर से शुरू हो सकता है आंदोलन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, विधानसभा में स्पीकर से भिड़े नीतीश कुमार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब सारी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं और भाजपा को एक साथ मिलकर टक्कर दे सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव का बड़ा कदम और इस नेता के लिए करेंगे अपनी सीट का त्याग। जी हां दोस्तों, यूपी में हार के बावजूद अखिलेश यादव बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, जिसके चलते वो एक नेता के लिए अपनी सीट का त्याग कर सकते हैं। खबर है कि यूपी चुनाव 2022 के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अगर अखिलेश यादव करहल की सीट छोड़ते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि चुनाव में हार की वजह की समीक्षा की गई और साथ साथ फाजिल नगर से स्वामी की हार के लिए बीजेपी के सोची समझी कैंपेन को वजह बताया गया। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि अखिलेश यादव इस बार करहल की सीट नहीं छोड़ेंगे और सदन में रहकर 2027 की लड़ाई के लिए बड़ा संदेश देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी सीट खुद प्रसाद मौर्य के लिए छोड़ देंगे और गैर यादव ओबीसी को बड़ा संदेश देंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने गैर यादव ओबीसी की नई केमिस्ट्री को धार दे सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक आज, क्या एनसीआर में फिर शुरू होगा आंदोलन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर यानी कि शाहजहांपुर, टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर 1 साल से भी अधिक समय तक धरना प्रदर्शन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई और इसमें एमएसपी समेत करीब आधा दर्जन मांग को लेकर प्रगति पर चर्चा की जाएगी। और इसमें एमएसपी समेत करीब आधा दर्जन मांगों पर चर्चा है। इसके अलावा दिल्ली में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में आगे की तैयारी, समीक्षा और एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवारों और गवाहों की आरोप है कि सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। किसान संगठनों का मानना है कि केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नहीं नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक पर केंद्र सरकार के अलावा यूपी और हरियाणा सरकार की भी नजर रहेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से मौत पर मुआवजे के झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से मौत के मामले में मुआवजे के लिए झूठे दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने मुआवजे का आदेश दिया था तब ये नहीं सोचा था कि इसके लिए झूठे दावे भी होंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे आ सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने सीएजी से ऑडिट का सुझाव दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। पिछले हफ्ते सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया था कि उसके आदेश के मुताबिक सभी राज्यों में मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ये समस्या भी देखने को आ रही है कि डॉक्टर नकली प्रमाण पत्र दे रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों से इससे बचने पर सुझाव देने को कहा और 7 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों द्वारा कोविड की मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे का दावा करने के लिए लोगों को नकली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर चिंता व्यक्त की थी। कहा था कि वो इस मामले की जांच का आदेश दे सकते हैं। केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि कोविड की मृत्यु से संबंधित दावों को प्रस्तुत करने के लिए एक बाहरी सीमा तय की जा सकती है, अन्यथा प्रक्रिया अंतहीन हो जाएगी
और कहा कि कुछ राज्य सरकारों को डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए नकली चिकित्सा प्रमाण पत्र मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 टलने का मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोलने वाली आम आदमी पार्टी सुबह सड़कों पर उतर आई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोमवार सुबह 10 बजे से दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक का साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकल कर आई है और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लीडर्स ने सड़कों पर पुलिस के डंडे खाए हैं। वो कितने दिन जेल में रहे हैं, तब जाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों की सेवा कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो दिल्ली में कुछ भी कर लेंगे और उन्हें कोई कुछ। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के, कहा हमारी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी हुई है। दोनों के बीच बहस लखीसराय की घटना को लेकर हुई। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय की घटना पर पुलिस खानापूर्ति कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। बता दें कि लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार व्यक्ति स्पीकर का करीबी है। इसे लेकर स्पीकर ने पुलिस के प्रति नाराजगी जताई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लखीसराय के मामले पर विधानसभा में आए दिन हो रहे हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई है। वो बोले कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और इस तरह से सदन नहीं चलेगा। नीतीश ने कहा कि एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं है, हम उस पर जरूर विचार करेंगे। विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। सीएम नीतीश ने आगे कहा कि सिस्टम संविधान से चलता है। किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में की जाती है, सदन में नहीं। ऐसे में जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। इस मामले को अकारण आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप संविधान देख लीजिए, संविधान क्या कहता है। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की संरचनात्मक कमियों को दूर करेंगे, हरीश रावत बोले कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फैसला हुआ कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने पद पर बनी रहेंगी। दरअसल उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ पार्टी से छोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद सीडब्ल्यूसी के तमाम नेताओं ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के भीतर कहीं कहीं कमियां हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोमवार को बताया कि लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बैठक चली और सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। सभी ने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर और अपनी पार्टी की लीडरशिप पर विश्वास है, बल्कि हमारे जो बुनियादी उसूल हैं वो भी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जो संरचनात्मक कमियां हैं उन्हें हम दूर करेंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार से किसी को भी अध्यक्ष न बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन CWC की बैठक में सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था और तब से पार्टी की कमान वही संभाल रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद एक्शन में जयंत चौधरी RLD के सभी यूनिट को किया भंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आई विधानसभा के नतीजों ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 34 साल बाद यूपी में रिपीट सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई है। वहीं चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने
बड़ा ऐलान कर दिया है। जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के हार के बाद एक निर्देश जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष निर्देशानुसार आरएलडी यूपी के प्रदेश, क्षेत्रीय, जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया गया है। पार्टी अध्यक्ष का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने यह फैसला विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिया है। बता दें कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, जिसमें सुभाषपा और प्रसपा समेत कुल 4 पार्टियां थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कहा बहुत अच्छा लड़े तुम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया और इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे लड़ने को कहा। बता दें कि 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे और इस मौके पर सहारनपुर देहात से नवनिर्वाचित विधायक आशु मलिक भी मौजूद रहे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सत्ता में वापसी कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अखिलेश यादव ने 21 मार्च को 11 बजे से सपा के नवनिर्वाचित विधायकों को बुलाया है और अखिलेश यादव की ओर से सभी नवनिर्वाचित विधायकों से तय तिथि और समय पर विधायक दल की बैठक के लिए लखनऊ स्थित सपा के दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में कोई मंत्री या फिर एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में रविवार को मेगा रोड शो किया और यहाँ उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा छोटा भाई भगवंत मान कट्टर ईमानदार है और पंजाब को ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री या एमएलए भी इधर उधर करेगा तो उसे बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेज देंगे। पंजाब को कुछ लोग लूट रहे थे, अब ये लूट बंद होगी और अब सरकारी एक एक पैसा गरीबों के ऊपर पंजाब पर खर्च होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जितनी गारंटी दी है सारी गारंटी को पूरा करेंगे। कुछ में समय लगेगा, कुछ तुरंत पूरी होंगी, लेकिन पूरी तो की जाएंगी। 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उस दिन भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ के दिन पंजाब के हर एक व्यक्ति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आए पंजाबियों ने 10 मार्च को जो रिकॉर्ड दर्ज किया है ये पहले कभी नहीं हुआ था और पूरी दुनिया ये रिकॉर्ड देख रही है। आपने अच्छे कामों के लिए वोट किया है, लूटने वालों को आपने 50-50 हजार वोटों से हरा दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश चुनाव में बेईमानी कर बीजेपी ने पलटा चुनाव। ओम प्रकाश राजभर बोले 2000 के अंतर के नीचे 50 सीटें हारे हम। जौनपुर में रिकाउंटिंग करने पर उठाया सवाल। जी दोस्तों, यूपी चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके बीजेपी को हराने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर चुनाव में खराब परिणाम का दोष सरकारी मशीनरी को देते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता है और गठबंधन के प्रत्याशी 50 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2000 वोट से कम का था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारे जहां अंतर 2 से 5000 का था। और उनका कहना था कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल किया है। राजभर का कहना है कि हम जहां फेल हुए हैं वहां की समीक्षा करेंगे और पता करेंगे। उनका कहना था कि जहां हम काम करते हैं वहां गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्वांचल के जिलों का नाम गिनाते हुए कहा कि गाजीपुर में सभी सीटें जीत ली हैं। आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, बलिया, मऊ जैसे जिलों में हम कामयाब हैं। अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो चुनाव परिणाम कुछ और होते। जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग करने पर उनका सवाल था कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। जी हां दोस्तों, कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने तलब किया था और इसके विरोध में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को सवाल किया कि कुछ लोग खुद को कानून से भी ऊपर समझते हैं और ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में
राज्यसभा सांसद राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां अतीत में राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कुछ मामलों की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को समन भेज चुकी है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता राउत ने कहा कि लोकतंत्र में किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है और कानून की नजरों में सभी बराबर है। कथित फोन टैपिंग मामले में बीकेसी साइबर पुलिस की एक टीम रविवार को फडणवीस का बयान दर्ज करने के लिए उनके आवास पर पहुंची थी। पुलिस ने इस संबंध में फडणवीस को रविवार को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नोटिस की प्रतियां जलाईं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश और कांग्रेस का डीएनए एक, जरूर आएंगे पुराने दिन, बोले अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन किया गया और कमेटी की हाई लेवल बैठक में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश और कांग्रेस का डीएनए एक है, एक दिन जरूर पुराने दिन वापस आएंगे। वहीं एक बातचीत में गहलोत ने कहा कि जो गांधी परिवार का त्याग कोई नहीं समझ सकता है। गहलोत ने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। चैनल से बातचीत में पुराने दिन लौट आएंगे या नहीं के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस और देश का डीएनए एक है, एक ना एक दिन जनता जरूर इस पर चिंतन करेगी। लोगों को भी पता है कि धर्म के नाम पर राजनीति ज्यादा दिन नहीं टिकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो हर धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर चलती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो या फिर जैन हो। गांधी परिवार का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 30 साल में गांधी परिवार ने सत्ता नहीं ली है और उनके पास मौके भी आए, लेकिन उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। जनता ये बात समझती है और सीटों का कम ज्यादा होना ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक वक्त भाजपा भी लोकसभा चुनाव में 2 सीटों के साथ सदन पहुंची थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रिमंडल में दिखेगा दिल्ली मॉडल का असर, सामान्य चेहरों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जहां दोस्तों भगवंत मान की मंत्रिमंडल में आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की झलक साफ दिखाई पड़ेगी। मंत्रिमंडल में ऐसे चेहरों को जगह दी जा सकती है जो बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और चुनाव जीतने के बाद विधायक बने हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव और इस सीट पर बीजेपी और वीआईपी दोनों ठोक रहे हैं दावा। जहां दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल बिहार की बोछा विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाह रही है, वहीं एनडीए का ही हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश साहनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी को उस विधानसभा सीट से लड़ाने पर अड़े हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख एवं मंत्री मुकेश साहनी ने कहा कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। हमारी पार्टी के विधायक के निधन से ही उपचुनाव हो रहा है और एनडीए से वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट उपचुनाव लड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की बैठक, 11 संगठनों ने इससे किया किनारा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा में जबरदस्त फूट पड़ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद मल्लापुर दाखा के गुरशरण कला भवन में आयोजित मोर्चे की पहली बैठक से 11 संगठनों ने किनारा कर लिया है। बैठक में सभी 32 संगठनों को पहुंचने का संदेश भेजा गया था। उसमें से 18 संगठनों के नेता बैठक में मौजूद रहे। 3 संगठनों ने फोन पर अपनी सहमति दे दी। 3 से 4 घंटा चली बैठक में जबरदस्त हो हल्ला मचता रहा और कई मुद्दों पर किसान नेता आपस में जुबानी तौर पर भिड़ते रहे। और इस बैठक में 14 मार्च को दिल्ली में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तरीय बैठक की तैयारी, समीक्षा और एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय किसान यूनियन पंजाब के रुलदू सिंह मानसा ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के मामले में सरकारी गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवारों और गवाहों की जान को खतरा बढ़ गया है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर एक और लखीमपुर जैसी घटना का इंतजार कर रही है। केंद्र सरकार ने बेशक 3 कृषि कानून वापस ले लिए, पर अन्य सभी वादों से सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। दोस्तों नारायण राणे के दोनों बेटों के खिलाफ मामला हो गया है दर्ज। शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का है आरोप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटे एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटों भाजपा विधायक नीतीश राणा और नीलेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। चौहान ने आरोप लगाया कि नीलेश और नीतीश ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि पार्टी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन
दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया और मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधि से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में बन जाती सपा की सरकार अगर हो जाता ये काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को जारी हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटों से संतोष करना पड़ा है। सूबे में नई सरकार के गठन की कवायद भी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। वहीं इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदर्शन पर चिंतन कर रही हैं कि उनसे कहां चूक हुई। समाजवादी पार्टी को 77 सीटों पर 200 से 13,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अगर उसे करीब 5 लाख वोट और मिल जाते तो गठबंधन के सहारे सूबे में सरकार बना लेती। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 202 सीटों की जरूरत पड़ती है। बीजेपी 0.3% यानी 3,80,51,721 वोट मिले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% यानी 2,95,43,934 वोट मिले हैं। इसका मतलब यह है कि सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसे 77 सीटों की और जरूरत थी जिसे वो नहीं जीत पाई। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।